मध्य प्रदेश में बीते कई सालों से बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। पिछले 48 घंटों में मध्य प्रदेश में कम से कम 4 जगहों से बेटियों के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम बेटी बचाने के नारे तो लगाते हैं, लेकिन आखिर कब बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बना पाएंगे। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हैवानियत की ये वारदातें अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 3 आरोपियों ने नाबालिग बच्ची का रात करीब 11:30 बजे घर के बाहर से अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शहडोल जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत आने वाले कमता गांव में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला युवक उसका पड़ोसी है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है। देखिए, महिला थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। नाबालिग बच्ची ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध जो है 376 की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको विवेचना में लिया गया है। साथ ही इसमें जो है जैतपुर थाना और अन्य थानों की जो टीम है उसको लगाया गया है ताकि आरोपी को हम जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर सके। और विवेचना में तथ्यों का जो है समावेश किया जा रहा है और जिस प्रकार से तथ्य आएंगे उसी आधार पर अग्रिम रूप से जो है इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी में 16 साल की नाबालिग बच्ची को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और उसके बाद चलती कार में दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना 15 नवंबर की बताई गई है, जिसमें अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्वालियर में एक महिला के साथ घर में घुसकर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्वालियर में 32 साल की एक दलित महिला ने खुद के साथ रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो उसने महिला का मुंह दबाकर बेटे की हत्या की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। पुरानी छावनी में बरुआ गांव में एक महिला के साथ में दुष्कर्म का मामला प्रकाशित में आया है। महिला द्वारा थाने पुरानी छावनी में आके रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट पर से दुष्कर्म तथा एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र ही आजकल में हो जाएगी। उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या कॉन्टेक्ट में कैसे आई थी सर, कुछ जानकारी मिल पाई? एक ही गांव के हैं, वो भी एक ही गांव के हैं, वो आरोपी भी उसी गांव का है और लगातार पड़ोस में रहता था, तो उसकी नीयत खराब हो। ये वो मामले हैं जिन्होंने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एमपी में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार के अपने दावे हैं। सवाल ये कि जिस प्रदेश में महिला सुरक्षा के नाम पर सियासी दलों के नेता जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या उन्हें हैवानियत की वारदातों का उठता हुआ ग्राफ नजर नहीं आता, या वो आंकड़ों को अनदेखा कर प्रदेश में महिला सुरक्षा के झूठे ढोल पीटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो लगातार बढ़ते महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बाद अब सवाल यह कि आखिर कब तक इन अपराधों पर लगाम लग पाएगा। पुलिस क्या कोई ठोस कदम उठाएगी या कोई ऐसी नीतियां बनाएंगी जिसके बाद इन अपराधों पर लगाम लग सके, वे एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर गीता भट्ट जुड़ेंगी हमारे साथ में, शिक्षाविद हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उन्हीं के साथ पीयूष सिंह भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। गीता जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूं, चूंकि साफ तौर पर महिलाओं के प्रति मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध, कहां चूक रह जा रही है? क्या पुलिस बड़ी और कड़ी कार्रवाई यहां नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लगातार अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं? जी शुभम जी, देखिए, समाज में जब भी महिलाओं के प्रति जो क्राइम है या हिंसा है या अत्याचार है वो बढ़ता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो एक कुत्सित मानसिकता समाज में
जो कुछ वर्गों में या कुछ लोगों के बीच में रहती है, जिसके कारण इस तरह का उत्पीड़न महिलाओं को जो है सहना पड़ता है। और जी। ये जो ऐसी कोई भी अगर एक भी घटना अगर किसी भी राज्य में या पूरे देश में कहीं भी हो रही है, तो उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से उसका संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। पर जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर जो इस प्रकार की जो घटनाएं ये हो रही हैं, इनमें अगर पुलिस जो है वो अगर आगे बढ़ के तुरंत कार्यवाही करती है, तो वो एक बहुत बड़ा, एक जिसे हम कहते हैं डेटरेंट कहते हैं, कि उसमें जो आगे से समाज में कोई भी अगर इस प्रकार की कोई घटना करने का सोचेगा, तो उसको 2 बार सोचना पड़ेगा अगर पुलिस की तुरंत कार्यवाही ऐसे विषय पर होती है। मगर अगर आप देखें तो देश भर में ऐसे हमें कई बार इस तरह की जो घटनाएं सुनने को आती हैं, जो कि सच में दिल दहलाने वाली है। और कहीं ना कहीं प्रश्न इस पे उठता है कि जो है समाज की ओर बढ़ रहा है। तो पहली चीज जो है वो हमें अपने समाज में, अपने घरों में कहीं ना कहीं जो महिलाओं के प्रति एक आदर और उन्हें समान रूप से देखना, इस तरह का जो भाव है, जब तक वो नहीं लाएंगे, हम प्रशासन में या सरकार में हम कितनी भी सख्ती ले आए, लेकिन एक वो जो मानसिक बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसे प्राथमिकता देना चाहिए। जी और बिल्कुल। साथ ही साथ हाँ, पुलिस को इसमें पूरी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर शुरुआत घर से ही हो, महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की। बहुत सही बात कही आपने गीता जी। पीयूष जी, चूंकि साफ तौर पर अब बात घर परिवारों की हो रही, तो बात सियासत की भी होगी। राजनीतिक मंचों से लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, वोट भी मांगे जाते हैं, मध्य प्रदेश हो या किसी और राज्य की हम बात करें तो। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में क्यों सियासी नेता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? क्या कोई सियासी दल की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि वो सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाएं? शुभम जी, देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक या सियासत से पहले मैं गीता जी की बात से 100% सहमत हूं कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक घर से शुरुआत होती है, कि जो सबसे पहले शुरुआत हो एक महिला के सम्मान की, वो एक हर घर में शुरू हो, हर एक स्कूल में शुरू हो, जहां से एक अपब्रिंगिंग होती है एक बच्चे की। तो वो सबसे एक पहला कदम है। अब आते हैं आपके सवाल पे, जो आपने कहा कि क्या राजनीतिक पार्टियां जो क्रेडिट लेती हैं या कहती हैं महिलाओं के सम्मान का क्रेडिट लेती हैं, या इन तरह के लॉ एंड ऑर्डर का क्रेडिट लेती है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य में अगर कोई अपराध हो रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहीं ना कहीं फेल हो गई है। देखिए, इन तरह के मामलों में पुलिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पुलिस को हम जनरली कहते हैं कि जी सारे जिम्मेदारी पुलिस की है। 50% अकाउंटेबिलिटी पुलिस की है, जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, और मैं मानता हूँ 50% अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की भी है। आपने अभी पढ़ा होगा केरला के अंदर एक जुवेनाइल रेप केस का कन्विक्ट जो था, उसका पूरा ट्रायल 100 दिन के अंदर खत्म होके उसको कन्विक्ट किया गया, मात्र 100 डे में, वो रिकॉर्ड बना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी एक रेप पीड़ित जो होती है, वो अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने से थाने भटकते रहते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले महीनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, ये पहला नहीं 15 या 20 वाक्य है, और हम नाबालिग बच्चों के रेप केसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये फेलियर, मैं कहूंगा, पूरा का पूरा सिस्टमैटिक फेलियर है। आपके पास स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शन दे दी गई है, तो वो स्पेशल कोर्ट्स क्या कर रही हैं? वो स्पेशल कोर्ट्स ने कितने वर्डिक्ट दिए, कितनी आपकी एफआईआर हुई है? आपने पिछले साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर कितने ट्रायल कंडक्ट किए? दूसरी बात जो गीता जी ने कही कि एक डेटरेंट होता है, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल दे। मैं कहता हूँ जेल में डालने के बाद कितने लोगों की पैरवी करके पुलिस ने चार्जशीट समय पे दाखिल करी है, और कितने लोगों की उसके बाद सजा हुई है। क्योंकि असली डेटरेंट है कि सजा। क्योंकि अब जो नए अमेंडेड आईपीसी के अंदर माइनर की रेप की आपकी जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, और रेप के लिए आपको, अगर गैंग रेप है या और या अपराध है, उसके लिए आपको मृत्युदंड भी है। सो कितने लोगों को इस तरह की सजा हुई गई है? मेरे हिसाब से, मेरे आंकड़ों के हिसाब से, वो कन्विक्शन रेट 10% से भी कम है। 10% से भी कम। बिल्कुल, साफ तौर पर ये आंकड़े अपने आप में डरा देने वाले हैं। और ऐसे में गीता जी, एक अहम सवाल आपसे लूंगा। आखिर बड़ा सवाल जिम्मेदारी का भी है कि आखिर लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर और फरार आरोपियों को लेकर, अपराध करने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली रहते हैं ज्यादातर मामलों में। इसको लेकर किसकी जिम्मेदारी तय कर पा रहे हैं? देखिए, जो मुझे लगता है कि जो जिम्मेवारी तय करने की बात है, शुभम जी,
कई बार हम देखते हैं कि जो अपना राज्य में जो एक नेतृत्व है राज्य का, वो उसके पे किस प्रकार से पहल लेता है। और कई बार जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि उज्जैन का एक ऐसा ही बड़ा ही बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ही दुख देने वाला वो विषय था कि जब एक छोटी बच्ची जो गलती से शायद वहां पहुंच गई थी और उसको जो है किसी प्रकार की मदद नहीं मिली और किस प्रकार उसको उसके साथ जो है अत्याचार हुए, परंतु वहां पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से उस विषय को जो है संज्ञान में लेते हुए उन जो अपराधी थे उनको पकड़ भी लिया और उनके ऊपर जो है कार्यवाही भी करी। लेकिन साथ ही साथ, और इसमें अगर आप देखें तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी तुरंत इस बात को, क्योंकि एक जो है संदेश देना है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है। इसी को मैं अगर आप तुलनात्मक अगर देखना चाहें तो मुझे ध्यान आ रहा है कि राजस्थान में जब विषय ये आया था कि 2018-19 के बीच में और उसके बाद लगातार वहां पे महिलाओं के प्रति जो एक अत्याचार है और दुष्कर्म है वो बड़ी तेजी से बढ़े हैं, लगभग दुगने हो चुके हैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। और वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सामने आकर ये कहा कि 55% से ज्यादा जो एफआईआर दर्ज होती हैं वो झूठी एफआईआर है। तो अपने आप में अगर जो शीर्ष नेतृत्व जब सामने आकर अगर इस तरह की बात अगर रखेगा तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि डिमोरलाइजिंग है वहां की महिलाओं के लिए। कि कोई भी आगे आके बढ़कर अगर अपना जो है केस रजिस्टर भी कराना चाहता है तो वो उसको 2 कदम पीछे हो जाएगी वो महिला, जब अगर इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि शीर्ष नेतृत्व तो इस तरह की बातें करते हैं। तो एक ये भी बड़ा आवश्यक है कि कोई भी अगर ऐसी घटनाक्रम हो तो उसमें एक संदेश देना भी जरूर, पुलिस बिल्कुल गीता जी, संदेश देना जरूरी है, लेकिन क्या कहीं लगातार बढ़ते अपराधों के आंकड़ों के बीच में जागरूकता की कमी क्या आप देख पा रही हैं? क्या महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है? क्या उनके परिवार को, महिलाओं को, बेटियों को जागरूक करने की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल शुभम जी, ये बहुत आवश्यक है कि इसके लिए जो राज्य सरकारें, जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनके लिए आवश्यक है। और खास करके जो राज्यों के स्टेट कमीशन है, जो महिला आयोग है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है ऐसे ही हर राज्य में महिला आयोग है, उनके तरफ से इस प्रकार के कई प्रयास किए जा सकते हैं जहां की वो जो वहां की जो खास करके जो स्कूल हैं और जो कॉलेज हैं, विद्यालयों में जाकर वहां इस बात की जानकारी देना, खास करके कि किस प्रकार के कानून में प्रावधान है और साथ में ये बताना कि किस प्रकार से जो है, क्योंकि समाज में भी अब जब आज का हम देखते हैं कि बेटियां बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, कई घर से बाहर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही हैं, ऐसे समय में और एक साइबर वर्ल्ड में इंटरनेट के माध्यम से जो जिस प्रकार के बहुत सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ जो इस प्रकार के जो क्राइम्स हो रहे हैं उनके प्रति उन्हें सचेत करना, इस तरह की एक जो जागरूकता अभियान ऐसे विषयों के करने बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस विषय में कई बार महिलाओं को जानकारी भी नहीं होती कि अगर वो जाकर अपने थाने में रिपोर्ट लिखाएंगी या एक शिकायत दर्ज करेंगी, आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज हो सकती है, तो उसके ऊपर कार्यवाही करने का या होने का प्रावधान है। इसी तरह जैसे 2013 के बाद जो हम जानते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस एक्ट जो है 2013 में सरकार द्वारा लाया गया था, और उसके बाद से लगभग सभी जो संस्थान हैं उन सब के लिए ये एक बिल्कुल कई बड़े परिवर्तन तो यहाँ किए गए आंकड़ों के साथ साथ, लेकिन यहाँ संदेश देने की भी खास आवश्यकता है। गीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गीता जी, पीयूष जी, आप लगातार बने रहिएगा। एक बार गीता जी और पीयूष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम चर्चा महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराधों पर कर रहे हैं। पीयूष जी, मैं आपसे एक सवाल करने वाला था ब्रेक के पहले। पीयूष जी, चूंकि राजनीतिक मंचों से लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ऐसी भी सामने आती है जहां अपराधियों को सियासी दलों का, बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं समर्थन मिलता रहा है। क्या इसका असर भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं इनके बढ़ते हौसलों पर? जी, एक कहावत है कि अ पुलिस इन अ स्टेट इज एज गुड और एज बैड एज द होम मिनिस्टर ऑब्लिक चीफ मिनिस्टर इज। तो जितने अच्छे आपके मुख्यमंत्री होंगे और जितने अच्छे आपके होम मिनिस्टर होंगे किसी स्टेट के, उतनी ही अच्छी आपकी पुलिस होगी, और जितने बुरे होंगे तो उतनी बुरी आपकी पुलिस होगी। बहुत आसान होता है, पुलिस को बहुत आसानी से डिमोरलाइज कर देते हैं। हम कहते हैं जी पुलिस ने ये नहीं करा, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही,
पुलिस की तरफ से बढ़ता गया व्यापार, जिस तरह से व्यवहार बढ़ता गया। लेकिन कुल मिला के सारी चीजें बॉइल डाउन होती हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। हर आईपीएस ऑफिसर का हम जानते हैं तबादला इस देश के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर कैसे होता है। डीजीपी कैसे चुने जाते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस कैसे चुना जाता है, एसपी कैसे चुना जाता बिल्कुल है, पीयूष थाने जी, में। मैं आऊंगा आपके पास में, आपकी बात विस्तार से आप रखिएगा। इस वक्त हमारे साथ में खुद वीके पवार साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं। सर, स्वागत करता हूं हमारे खास शो में। आज हम बात महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराधों की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि दिल को दहला रहे हैं। वीके पवार जी, लगातार बढ़ते मामलों को लेकर आपकी क्या राय है? महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराधों पर कैसे रोक लगाई जाए और जिम्मेदारी किसकी तय हो, इस सवाल का उत्तर भी आप दें। जुड़ने की कोशिश करेंगे वीके पवार जी से एक बार फिर। पीयूष जी, मैं एक बार फिर आपके पास लौटता हूं। इस वक्त चूंकि साफ तौर पर लगातार बढ़ते अपराध और एक दिन में करीब 48 घंटे में 4 ऐसी बड़ी वारदातें सिर्फ मध्य प्रदेश से ही सामने आई है, जहां नाबालिग बेटियों को, महिलाओं को हैवानों ने अपना शिकार बनाया है। बड़ा सवाल राजनीतिक मंचों का लेकर भी था, राजनीतिक पार्टियों का भी था कि क्या इनका समर्थन अपराधियों को मिलता रहा है, जिसकी वजह से लगातार बढ़ते हौसले उन्हें कहीं ना कहीं ताकत देते हैं। शुभम जी, समर्थन मैं कहूंगा कि अगर सरकार चुप बैठी है या लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सख्ती नहीं करी गई है तो वो डायरेक्ट नहीं तो 100% इनडायरेक्ट समर्थन है। अगर सरकार पिछले कई सालों से अपने स्टेट के अंदर इस तरह के अपराधों पे कार्रवाई नहीं कर पाई है या कन्विक्शन नहीं कर पाई है तो 100% वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है। हम जो बात करते हैं कि अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली, और सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है तो वो हैंड एंड ग्लव है सरकार भी उसके अंदर। कारण क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम पुलिस को ब्लेम कर देते हैं, पुलिस को डिमोरलाइज कर देते हैं कि पुलिस ने ये नहीं किया, एफआईआर दर्ज नहीं करी। बट ये हम जानना चाहेंगे कि कौन एसपी नियुक्त करता है किसी जिले के अंदर, कौन कमिश्नर पुलिस लेके आता है, कौन एक शहर में कमिश्नरेट बनाता है। हमने भोपाल और इंदौर में देखा कमिश्नरेट बनी और उसके बाद एक बड़ा वादा किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नरेट बनने से सुधार आएगा। उतना ही लॉ एंड ऑर्डर डिटीरियोरेट हुआ। तो अब हम जानना चाहेंगे कि अगर आपके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, स्टेट के हाथ में है, जहां पे आप बहुत बड़े एक्शंस ले सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि कई ऑफेंसेस को आपके अंदर पनिशमेंट, आईपीसी की पनिशमेंट बढ़ा सकते हैं। आईपीसी जो है हमारी वो एक सेंट्रल एक्ट है, लेकिन जो स्टेट चाहे उसके अंदर अमेंडमेंट करके अपने कन्विक्शंस के लिए उसकी पनिशमेंट बढ़ा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चेन स्नैचिंग मुकदमों को नॉन बेलेबल करा गया, उनकी पनिशमेंट बढ़ाई गई। कई प्रदेशों में, दिल्ली में हुआ, पंजाब में नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट को लेके प्रावधान लाए गए। मध्य प्रदेश के अंदर अगर इस तरह की वारदात हो रही है महिलाओं के खिलाफ तो डेफिनेटली इस तरह का कानून के अंदर उनको संशोधन लाके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो मानूंगा कानून के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन अभी देखा जाए तो सफिशिएंट है। साफ तौर पर कानूनों को और कठोर करने की खास आवश्यकता मध्य प्रदेश में है, जैसा कि पीयूष जी मैं आपको समझ पा रहा हूं। गीता जी, एक अहम सवाल आपसे लूंगा। सवाल महिलाओं को अपराध के बाद अब इंसाफ मिलने को लेकर भी है। महिलाएं अपराध के होने के बाद इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लगातार दर दर भटकती हैं, इस थाने उस थाने के चक्कर काटती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे अब निर्भया की बात क्यों ना कर लें। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में महिलाओं को वक्त पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी तय कर पा रहे हैं? देखिए, जो भी ऐसे विषय हैं जिनमें महिलाएं जब थानों पे जाती हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, अगर आप देखें तो अगर सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वहां का जो पुलिस थाना है उसमें कोई ना कोई महिला जो है पुलिसकर्मी जरूर होनी चाहिए, ताकि जो भी महिला वहां जाए सबसे पहले तो उसको इस बात का विश्वास हो कि वहां उसकी सुनवाई के लिए किसी से जाकर, कुछ बातें ऐसी होती हैं, हो सकता है कि उन्हें कोई महिला जो है जाके अपनी बात ना रख सके, लेकिन कोई महिला को पुलिसकर्मी होगी तो वहां वो जाकर अपनी बात उसे बता सकेगी। तो सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं। जैसे 2019 में मुझे ध्यान आ रहा है, जयपुर में एक महिला ने थाने के अंदर ही उसने आत्मदाह कर दिया क्योंकि पुलिस ने उसकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया था। तो ऐसे कई हमें उदाहरण मिलते हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि एक महिला पुलिसकर्मी वहां जरूर होनी चाहिए। और दूसरी, पुलिस फोर्स के लिए भी ये शायद पूरे देश भर में मुझे लगता है कहीं ये आवश्यक है कि पुलिस फोर्स का भी एक बार बार उनका जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम उनके लिए, ताकि एक वो संवेदनशीलता ऐसे विषयों के लिए पुलिस के बीच में रहे। तो लगभग सभी राज्यों को इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो
एक पहला आप ये कहते हैं कि जो जानकारी उन्हें जो अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है, जो सबसे पहला कांटेक्ट होता है, उससे ही महिला के अंदर एक वो विश्वास आता है या एक हिम्मत आती है कि वो आगे भी उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें आगे जाकर कोर्ट कचहरी में जा सकेगी। तो उसके लिए जो सबसे पहला कदम है, जो पहला थाना है जहां जाएगी, वहां उसको इस तरह का वातावरण मिलना चाहिए जिससे कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ सके। बिल्कुल साफ तौर पर ये एक बड़ी बात आपने कही, और ऐसा वातावरण महिलाओं को मिले जिसके बाद ऐसे अपराधों के प्रति जब इंसाफ के लिए महिला, वो बेटियां, वो पीड़ित महिलाएं जब थाने पहुंचे तो साफ तौर पर उन्हें न्याय मिलना चाहिए और वक्त पर न्याय मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। गीता जी, पीयूष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। साफ तौर पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों के बाद अब सरकार कब तक इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाती है, या फिर अपराधी यूं ही अपराध करने के बाद बेलगाम घूमते रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।